जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजेड अध्ययन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं 10th क्लास हिस्ट्री का एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिसका नाम क्या है, समाजवाद और साम्यवाद। इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो जितने भी आपके बुक में दिए गए हैं उन सभी को समझने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर, और पहला चैप्टर का वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। फुल वन शॉट वीडियो है, तो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि समझ में आपको पूरा का पूरा आए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पे आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन देखिए 1861, 1862, 1863 या फिर 1864। इसका जो सही आंसर है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1861 को रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हो गया था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? देखिए, जार का मतलब होता है रूस में वहां का सम्राट, यानी कि ऑप्शन घ सही होगा, रूस का सम्राट। ठीक है, तो रूस में जार का मतलब हो गया वहां का राजा या फिर सम्राट। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कार्ल मार्क्स के बारे में पूछा गया है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ख सही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? देखिए, यहाँ पे इस चैप्टर का नाम ही है समाजवाद और साम्यवाद। यहाँ पे आपको समाजवाद और साम्यवाद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो आप लोग देख देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था? तो इसका जो आंसर है रूस में हुआ था, यानी कि ऑप्शन क सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, यूटोपियन समाजवादी कौन था? यानी कि यूटोप का कौन सा समाजवादी था इनमें से? तो इसका ऑप्शन तो आप लोग देख ही रहे हैं। इसका आंसर देखिए, कार्ल मार्क्स जो था, इसका सही आंसर होगा यूटोपियन समाजवादी कौन था? कार्ल मार्क्स था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, वॉर एंड पीस किसकी रचना थी? वॉर एंड पीस एक किताब है, ये किसने लिखा था ये पूछा आपसे। तो वॉर एंड पीस की रचना जो किया था वो किया था आपके टॉल्स्टॉय ने किया था। ऑप्शन नंबर ख सही आंसर होगा, टॉल्स्टॉय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917 में। याद रखिएगा, ये एक सवाल बहुत बार पूछा गया है और चांसेस है कि इस बार भी पूछा जाए। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाल सेना का गठन किसने किया था? यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रोट्स्की या फिर केरेंस्की। तो इसका जो आंसर है, सही आंसर है ट्रोट्स्की, यानी कि ऑप्शन ग सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे हम लोग, लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? यानी लेनिन नाम का जो इंसान था उसका वो कब मरा था पूछा गया। तो 1921, 22, 23 या फिर 24। तो ये मरा था आपको 1924 में, यानी कि ऑप्शन घ सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10 नंबर, ब्रेस्टलिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच में हुआ था? यानी कि ये जो संधि हुआ था जिसका नाम है ब्रेस्टलिटोवस्क, इस ये संधि किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था आपका रूस और जर्मनी के बीच में, यानी कि ऑप्शन घ सही है। अब अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे, यहाँ पे अब आ जाता है खाली स्थान को भरने वाले क्वेश्चन, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें आपको पांचों क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग पहला क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर मैंने लिख दिया है। आगे देखिए, रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय जो था यहाँ का शासक था जब रूसी क्रांति हुआ था। उसके बाद बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? तो 1921 में नई आर्थिक नीति लागू हो गया था। उसके बाद आपका रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ये इंग्लैंड का निवासी था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों को, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। सारे के सवाल इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम अभी थोड़ा रैपिड फायर स्पीड में चल रहे हैं, मतलब कि थोड़ा ज्यादा स्पीड में चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा है। आप लोगों को समझाना भी है कम से कम समय में। ज्यादा लॉन्ग वीडियो कोई नहीं पसंद करता, आप भी नहीं देखना पसंद करोगे, इसीलिए हम कम से कम समय में ज्यादा चीज कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ से। यहाँ पे आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिनका उत्तर आपको कम से कम 20 शब्दों में देना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, पूंजीवाद क्या है? देखिए, पूंजीवाद मतलब क्या हो गया कि पूंजीवाद वह व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन निजी पूंजीपतियों के हाथ में होते हैं
और लाभ प्रमुख उद्देश्य होता है। यानी कि जो भी उत्पादन के साधन होंगे, चाहे फैक्ट्री हो गया, मशीन हो गया, उसके बाद आपका कोई भी उद्योग धन बिज़नेस हो गया और फिर खेती से रिलेटेड भी। हर एक चीज़ जो होता है किसी एक प्राइवेट या फिर अमीर लोगों के हाथ में होता है, कंट्रोल में होता है। ये सरकार के हाथ में नहीं, अमीर लोगों के हाथ में होता है। तो उसी को क्या कहते हैं, पूँजीवादी व्यवस्था कहते हैं, ठीक है? सिंपल सा आंसर है, तो इसका जो अब किसी एक इंसान के अंदर में तो नहीं है ये, अलग-अलग इंसान के अंदर में है, तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि ये जो अपना बिज़नेस चला रहे हैं, उद्योग है, इनसे ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा पाएँ। तो इसका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना उसका उद्देश्य है। अब हम बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, खूनी रविवार से क्या समझते हैं या फिर खूनी रविवार क्या है? देखिए, खूनी रविवार का मतलब यहाँ पर ये हो गया, देखिए 1905 ईस्वी में रूस और जापान युद्ध हुआ था, जिसमें रूस की कड़ी हार हुई थी, मतलब बहुत बुरी तरीके से हार गया था। आप लोगों को पता है रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और जापान एक बहुत ही छोटा-सा देश है। और जापान ने उस समय आपके रूस को हरा दिया था 1905 में। इससे रूस का बहुत ज़्यादा निंदा हुआ था। वहाँ के लोग रूस के जो सरकार थी, राजा था, उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्से थे। तो इससे जनता में असंतोष फैल गया। जनता रोटी दो का नारा लगाते हुए जार के महल की ओर शांतिपूर्ण जुलूस लेकर के बढ़ गई, जो जिससे कि रूस का जो जार था वो क्रोधित हो गया और सैनिकों को जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस घटना ने को ही खूनी रविवार कहा जाता है। मतलब कि बिना सोचे समझे जार ने, यानी कि रूस का राजा ने जनता पर गोली चलवाया, जिससे कि बहुत सारे लोग मरे, इसीलिए इसको खूनी रविवार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब कि जिसके आपको 20 शब्दों में लिखना है। यहाँ पे अक्टूबर क्रांति क्या है? देखिए, अक्टूबर रूस में 2 कैलेंडर उस समय चलते थे। देखिए, अभी का जो कैलेंडर चल रहा है एक तो वो, और दूसरा जो था आपका रूस का, वहाँ का पारंपरिक कैलेंडर था, जो कि अभी जो हम लोग कैलेंडर यूज़ करते हैं, उस कैलेंडर से लग 12 दिन पीछे था। मतलब कि 12 दिन पीछे था रूस का कैलेंडर। तो ज़ार निकोलस द्वितीय की तानाशाही, किसानों और मज़दूरों की दयनीय स्थिति, प्रथम विश्व युद्ध से फैली गरीबी और असंतोष तथा फरवरी 1917 की अस्थायी सरकार की असफलता, लेनिन और बोल्शेविक दल ने रोटी, शांति और जमीन का नारा देकर के जनता को संगठित किया, मतलब कि एक साथ जोड़ा और अस्थायी सरकार को अपदस्थ कर साम्यवादी शासन स्थापित किया। बेसिकली यहाँ पे कैलेंडर के बारे में आप लोगों को बताने का मतलब ये है कि जो ये स्टार्ट होता है, ये आपका होता है 7 ये नवंबर में, यानी कि जो नया कैलेंडर है उसके हिसाब से 7 नवंबर को, ठीक है? और जो रूस का कैलेंडर है, जो पारंपरिक कैलेंडर था, उसमें आप 25 तारीख को जो है आपका अक्टूबर 25 तारीख को क्रांति होता है, जिसकी वजह से इसको अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। सिंपल सा आंसर है, आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 5 नंबर, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति क्या थी? मतलब कि क्रांति से पहले किसानों की स्थिति कैसी थी, हालत कैसी थी उनकी, उसके बारे में लिखना है। देखिए, क्रांति से पहले रूस के किसान बहुत कठिन जीवन जी रहे थे। उन पर भारी करों, यानी कि लोन बोल सकते हैं, और सामंतों का अत्याचार, यानी कि जो अमीर लोग थे उनका अत्याचार था। खेती के लिए उनके पास पर्याप्त जमीन नहीं था, जमीन बहुत कम था, और जो भी खेती थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा सामंतों और अमीर लोगों, जमींदारों के पास चले जाता था या फिर उनको दे देना पड़ता था। उन्हें कड़ी मेहनत के बावजूद बहुत कम अनाज मिलता था, मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी कम अनाज मिलता, जिससे कि वे भूख और गरीबी से में जाने में को मजबूर थे। यही कारण था कि किसान असंतुष्ट होकर क्रांति की ओर आकर्षित हुए। तो सिंपल सा आंसर है, किसानों के ऊपर अगर इतनी परेशानी होगी तो वो क्रांति, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसानों का ही था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अब, लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जिनका उत्तर आपको 60 शब्दों में देना है। यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारण के बारे में पूछा गया। सिर्फ 2 ही कारण पूछा है, तो इसका सिंपल सा आंसर लिखेंगे हम, रूसी क्रांति के कई कारण थे, उनमें से 2 मुख्य कारण निम्नलिखित है। सबसे पहला राजनीतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण लिख देंगे, बस सिंपल सा कारण है। राजनीतिक कारण क्या थे? रूस के जार, यानी कि वहाँ का राजा निकोलस द्वितीय जो था, एक निर्गुण शासक था। इसको शासन, प्रजा का कोई टेंशन नहीं था, उसके जो देश था वहाँ के लोगों का कोई टेंशन नहीं, कौन क्या कर रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, कोई मतलब नहीं। शासन व्यवस्था थी, निर्गुण शासन व्यवस्था थी, जनता को ना तो स्वतंत्रता थी और ना ही लोकतांत्रिक अधिकार था। शासन वर्ग विलासिता में जीवन व्यतीत करता था, यानी कि जो राजा अमीर लोग थे वो बहुत विलासिता, मतलब कि अमीरी में जीवन
जीता था, जबकि आम जनता जो है बहुत दुखी था। उस एक कारण था। दूसरा आर्थिक कारण, रूस की जनता विशेषकर किसान मजदूर गरीब थे। किसानों के पर भारी कर यानी कि लोन लगाए गए थे और मजदूरों को कारखानों में अत्यधिक परिश्रम करने पर भी बहुत कम मजदूरी मिलता था। इससे शोषण और असंतोष का जन्म हुआ। तो सिंपल सा आंसर है राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण, आप लोग लिख दीजिएगा सिंपल आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी है। देखिए, रूसीकरण मतलब कि रूस के जो नियम है, कानून है, भाषा है, वहाँ की परंपरा है, दूसरे लोगों पे थोपना या फिर जबरदस्ती उनको पालन करवाना, उसी को रूसी क्रांति कहते हैं। तो रूसीकरण की नीति रूस के जार द्वारा अपनाई गई थी। इससे के तहत उसने विभिन्न प्रांतों में रूसी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को जबरन लागू किया। पोलैंड, फिनलैंड और बाल्टिक प्रदेशों की स्थानीय भाषाओं, परंपराओं और शिक्षा को दबाया गया। इससे लोगों में असंतोष बढ़ा और वे अपने अधिकार और तथा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने लगे। रूसीकरण की कठोर नीति ने जनता को जार शासन के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्रेरित भी किया। तो सिंपल से आंसर है, काफ़ी ईज़ी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी कम समय है हम लोग के पास। देखिए, समाजवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे? देखिए, समाजवाद जो थी पहले तो थी आपकी पूंजीवादी व्यवस्था थी। अब समाजवादी व्यवस्था आई तो उस हिसाब से तो नया था। अब उसी चीज़ को आपको लिखना है। देखिए, समाजवाद को पूंजीवादी व्यवस्था के दोषों के परिकार के रूप में देखा गया। मतलब कि जो पूंजीवादी व्यवस्था में जितनी भी दोष थे, कमियां थी, उनके हल के रूप में समाजवाद व्यवस्था को देखा गया। तो इसमें क्या था, सबसे पहले इसमें उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व की जगह सामूहिक या फिर राज्य के स्वामित्व था। मतलब कि किसी एक इंसान का मालिक बनने की बजाय पूरा राज्य का मालिक बनाया गया। उसके बाद यह व्यवस्था वर्ग भेद को समाप्त कर श्रमिकों और किसानों के हितों की रक्षा करती थी। इसमें उत्पादन का उद्देश्य केवल लाभ ना होकर के समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करना था। मतलब कि आप लोग देखिए, भारत में क्या है, आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मतलब कि यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी है और मिश्रित अर्थव्यवस्था भी है। मतलब कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो सरकार भी चलाती हैं और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो निजी कंपनियां चलाती हैं। जैसे कि जियो, रिलायंस कंपनी, विप्रो, ये सब क्या है, निजी कंपनियां हैं। लेकिन इंडियन रेलवे हो गया, बीएसएनएल वाली कंपनी हो गया, ये सभी जो है सरकारी संस्था द्वारा चलाया जाता है। तो ये जितने भी बैंकिंग सर्विसेज हैं, जैसे कि आपका एसबीआई हो गया, ये सभी क्या सरकारी है। इनको चलाया जाता है। तो ये क्या आपका समाजवादी है, ये चीज़ है। उसके बाद समानता, सामाजिक न्याय और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा इस व्यवस्था से विशेष थी। इस व्यवस्था की प्रमुख विशेष थी, मतलब कि समाज की जो सामाजिक और न्याय थी, इसका रक्षा करना। इस प्रकार समाजवाद ने एक नई आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था के रूप में जन्म लिया। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था, कैसे? देखिए, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था, कैसे? देखिए, नई आर्थिक नीति यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेनिन ने 1921 ईस्वी में लागू किया था। यह मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था क्योंकि इसमें निजी व्यापार यानी कि जो निजी लोगों के उद्योग बिजनेस थे, उनको और छोटे उद्योगों की अनुमति दी गई। मतलब कि बिजनेस करे, वो चलाए, इसकी अनुमति दी गई। और जबकि मार्क्सवादी निजी संपत्तियों का विरोध करता था, किसानों को अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता मिली और केवल बड़े उद्योग राज्य के अधीन रखे गए। इस प्रकार यह नीति समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का मिश्रण था। मतलब कि इस नीति के थ्रू समाजवाद और पूंजीवाद दोनों को एक साथ जोड़ा गया। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रथम विश्व युद्ध ने रूस के पराजय को क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया, कैसे? मतलब कि जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें रूस की हार हुई, उससे रूस की जो क्रांति का रास्ता कैसे निकला। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में रूस को लगातार हार का सामना करना पड़ा। लाखों सैनिक मारे गए और जनता को अन्न यानी कि खाने के सामान, अनाज, आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी हुई। उद्योग धंधे बंद हो गए, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई, सरकार की नीतियां असफल रही और चार निकोलस द्वितीय की तानाशाही से लोग असंतुष्ट हो गए। इन कारणों से रूस की पराजय ने जनता को विद्रोह की ओर क्रांति के लिए प्रेरित किया। मतलब कि रूस जो लगातार हारा, इससे लोगों में
रूस के राजा के खिलाफ क्रांति के लिए प्रेरित किया। तो दोस्तों आज ये दूसरा दिन है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप लोग अगर पूरे वीडियो को लगातार देख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको थकान महसूस हो रही है तो आप लोग आज के लिए या फिर 1 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट के लिए आप गैप में आराम कर लो, उसके बाद आप लोग फिर से देखना स्टार्ट करिएगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे बिना देरी करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करना है। मतलब कि रूस में जो क्रांति हुई थी उसके क्या कारण थे उसके बारे में आपको बताना है, उन कारणों को लिखना है। देखिए कारण काफी सिंपल थे तो आप लोगों को याद रखने में भी दिक्कत नहीं है। कोई भी क्रांति होती है कब होती है, जब लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है तब क्रांतियां होती है सरकार के खिलाफ या फिर राजाओं के खिलाफ। तो कौन कौन सी परेशानी थी उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए उत्तर में रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। मतलब कब हुई थी? 1917 ईस्वी में हुई थी। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। इसके पीछे अनेक कारण थे, मतलब कारण बहुत सारे थे, लेकिन इसकी जो मुख्य कारण है वो नीचे हमने लिख रखा है, यानी कि निम्नलिखित है। अब कौन कौन से कारण है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला कारण जार निकोलस द्वितीय की तानाशाही, मतलब कि वहां का जो राजा था जार, जिसको जार कहा जाता है, उसका तानाशाही। तो तानाशाही मतलब क्या है? वो जनता पर जुल्म करता था, जनता का सुनता नहीं था, जनता से उसको कोई मतलब नहीं था। जो नियम मन किया वो बना दिया और जनता पर थोप दिया, तो उसको तानाशाही कहते हैं। तो रूस में जो निरकुंज शासक, मतलब कि एक ऐसा शासक, निरकुंज मतलब क्या? एक ऐसा शासक जिसको जनता का कोई टेंशन नहीं है, जनता का के लिए कुछ कर भी नहीं रहा है, उसको निरकुंज शासक कहते हैं। तो जार जनता को कोई अधिकार नहीं देता था, मतलब कि रूस का जो राजा था जार, वो जनता को कोई अधिकार नहीं देता था। ये पहला कारण था। सबसे पहला था वो निर्कुंज शासक था, मतलब कि जनता के लिए विकास की कोई काम भी नहीं करता था, ध्यान भी नहीं देता था। दूसरा क्या है यहाँ पे उसी में लिख देना है कि जनता को कोई अधिकार भी नहीं देता था। उसके बाद दूसरा कारण किसानों की दयनीय स्थिति, मतलब कि रूस में किसानों की स्थिति खराब थी। और तीसरा है मजदूरों की स्थिति। देखिए 3 कारण तो यहीं पर हो गया। सबसे पहला राजा ही खराब था, किसानों की स्थिति खराब थी, मजदूरों की भी स्थिति खराब थी। 3 कारण आप लोग लिख दीजिएगा आँख बंद करके। तो यहाँ पे किसानों की स्थिति क्यों खराब थी? किसानों की ओर से भारी कर वसूला जाता था, मतलब टैक्स लिया जाता था। उनके ज़मीन बहुत कम थे और गरीबी बढ़ रही थी, ये कारण है। किसानों के बारे में इन चीज़ों को आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद मज़दूरों की स्थिति क्यों थी? देखिए मज़दूरों से काम बहुत कराया जाता था, पैसा बहुत कम दिया जाता था मज़दूरी। यहाँ पे देखिए फैक्ट्री में मज़दूर लंबे समय तक कम वेतन पर काम करते थे, मतलब कि उनको काम करना चाहिए 8 घंटा, लेकिन उनसे 10 घंटा, 15 घंटा काम लिया जाता था। उनके पास कोई अधिकार भी नहीं था कि इसके लिए वो विरोध करे कि हमसे इतना काम ज़्यादा ले रहे हो, तुमको पैसा दो। उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था किसानों के पास। अगर वो वहाँ पे काम नहीं करेंगे तो कहीं दूसरी जगह उनको काम मिलेगा भी नहीं। प्रॉब्लम ये था। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पे चौथा कारण क्या है? प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। देखिए रूस में जो क्रांति हुई थी वो प्रथम विश्व युद्ध के समय ये हुआ था। एक तो युद्ध भी नहीं छोड़ रहा था, युद्ध लड़ना भी नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि जनता चाहती थी कि रूस प्रथम विश्व युद्ध ना लड़े। लेकिन वहाँ का जो शासक था, निरकुंज शासक जार, वो ये नहीं चाहता था, वो युद्ध लड़ना चाहता था और युद्ध लड़ता भी है। तो युद्ध में क्या होता है? रूस को लगातार हार जाता है, मतलब कि हर एक युद्ध में हार जाता है, जिससे कि जनता में असंतोष और गरीबी की और बाढ़ गरीबी बढ़ गई, मतलब कि असंतोष और गरीबी बढ़ गई। तो यहाँ पे अब 5वां कारण यहाँ पे देखेंगे आर्थिक संकट, मतलब कि महँगाई बढ़ गई समझिए। मतलब कि लोगों के पास पैसा नहीं था, सरकार के पास पैसा नहीं था, देश के पास पैसा ही नहीं था, रूस के पास ही पैसा नहीं था। तो महँगाई, बेरोज़गारी और खाद्य सामग्री यानी कि खाने की सामान जो भी अनाज हो गए, मसाले, तेल, सब कुछ की कमी हो गई, जनता परेशान हो गई इससे। और उसके बाद अगला जनता में असंतोष और आंदोलन। बोल्शेविक दल के नेतृत्व में जनता ने रोटी, शांति और जमीन का नारा देकर के प्रदर्शन किया। उसके बाद अगला है अस्थायी सरकार की असफलता, मतलब जो उस समय सरकार थी उसकी असफलता। फरवरी 1917 में अस्थायी सरकार जनता की समस्याओं का हल नहीं कर पाई। इसकी वजह से भी जनता ने विरोध प्रदर्शन किया और ये क्रांति हुई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे नई आर्थिक नीति क्या है। देखिए नई आर्थिक नीति एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नई आर्थिक नीति एक नियम है, समझिए। तो उस नियम को समझिए। देखिए नई आर्थिक नीति मतलब कि एन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो 1921 में लेनिन के द्वारा लाया गया था। तो आप लोगों को अगर पूछ लिया जाए कि नई आर्थिक नीति किसके द्वारा प्रतिपादित या फिर लाया गया था, तो उसका आंसर आप लोग लिखना पड़ेगा आप लोगों को लेनिन।
तो रूसी क्रांति और गृह युद्ध के बाद रूस की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया था। मतलब कि रूस में जो क्रांति हुई थी और रूस में जो गृह युद्ध होते रहते थे, मतलब कि लोग आपस में लड़ते रहते थे, उसकी वजह से जो रूस की आर्थिक स्थिति थी बहुत खराब हो गई थी। कारखाने बंद हो गए थे, कृषि उत्पादन घट गया था और जनता में को भोजन की भारी कमी हो रही थी। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए लेनिन ने नई आर्थिक नीति अपनाई, मतलब कि एक नई आर्थिक नीति बना दिया। तो उसके अंतर्गत लेनिन ने क्या सुविधा दिया लोगों को, ये देखिए। तो इस नीति के अंतर्गत किसानों से केवल निश्चित कर लिया जाने लगा, मतलब कि जो कर टैक्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है उसी को लिया जाता था, मतलब लिया गया। बहुत ज्यादा या फिर पटांग टैक्स किसानों से नहीं लिया गया, जिससे कि किसानों को कम परेशानी हो। अतिरिक्त अनाज वे बाजार में बेच सकते थे। अब टैक्स कम लिया गया, मतलब कि उस समय तो पैसा था, लेकिन पैसा दो या फिर अनाज दो, दोनों ही बराबर, लेकिन उस समय अनाज लिया जाता था। तो जो अनाज किसानों के पास बच जाता था वो बाजार में बेच सकते थे। दूसरा है छोटे उद्योग और व्यापार को निजी हाथों में दे दिया, मतलब कि रूस में जितने भी छोटे बिजनेस थे उनको निजी हाथों में दे दिया, और जो बड़े उद्योग थे उनको ये सरकार खुद अपने हाथ में ले लिया, अपने हाथ में रखा। बड़े उद्योग अपने हाथ में रखा, छोटे उद्योग लोगों को दे दिया। और चौथा है विदेशी पूंजी और तकनीक रूस में आने लगे, आने की अनुमति दे दी। मतलब कि जो दूसरे देशों की तकनीक थी, पूंजी थी, कि दूसरे लोग यहाँ पे रूस में इन्वेस्ट करो, पैसा लगाओ, या फिर वहाँ की जो तकनीक थी वो रूस में आने की अनुमति दे दी, जिसकी वजह से वो विकास हुआ। तो नई आर्थिक नीति ने रूस की आर्थिक संकट से बाहर निकाला और धीरे-धीरे उत्पादन और व्यापार बढ़ाने लगा। इससे जनता को राहत मिली और साम्यवादी शासन मजबूत हुआ। तो यहाँ पे अब तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करिए। देखिए, रूस की क्रांति कौन-कौन से कारण थे उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दीर्घोत्तर प्रश्न का। अब इसके क्या प्रभाव पड़े, मतलब कि रूस में जो क्रांति हुआ उसका असर क्या हुआ, उसके बारे में लिखना है। देखिए, रूस की जो क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी का रूस की क्रांति का प्रभाव केवल रूस पर ही नहीं पड़ा, मतलब कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि रूस पर ही उसका प्रभाव पड़ा, बल्कि पूरे विश्व पर पड़ा, पूरी दुनिया पर पड़ा। सबसे पहला क्या प्रभाव पड़ा, रूस में समाजवाद की स्थापना हुई। ये तो रूस में प्रभाव पड़ा कि राजशाही का अंत हो गया, मतलब कि वहाँ पे जो राजा का शासन था उसका अंत हो गया। वहाँ पे क्या स्थापित हुआ, साम्यवादी शासन स्थापित हुआ। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक दल ने साम्यवादी शासन स्थापित किया, मतलब कि राजशाही खत्म हो गया और साम्यवादी शासन स्थापित हो गया। उसके बाद दूसरा है किसानों और मजदूरों को लाभ मिला, क्योंकि आप लोगों को पता है कारण। देखिए, जो कारण आप लोगों को पहला क्वेश्चन, या तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिए या फिर पहला क्वेश्चन यानी कि कारण को याद रखिए। अगर आप लोग कारण को याद रहे कि मतलब रूस में एक तो खराब राजा था, तो यहाँ पे खराब राजा को हटा दिया, मतलब कि राजशाही को ही हटा दिया और क्या, साम्यवादी शासन स्थापित कर दिया। दूसरा क्या है, किसानों और मजदूरों की हालत, मैंने दूसरा और तीसरा कारण आप लोगों को बताया था। किसानों और मजदूरों की हालत जो है बहुत ज़्यादा खराब थी रूस में। तो यहाँ पे किसानों और मजदूरों की स्थिति को सुधार दिया गया। कैसे? किसानों को ज़मीन दे दी गई, मजदूरों के लिए काम के घंटे घटा दिए गए, मतलब कि अगर 15 घंटे पहले काम करना पड़ता था, अब 10 घंटे करो, 8 घंटे करो। उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा भी मिलने लगी, दी गई। तो किसानों और मजदूरों की समस्या का सॉल्व हो गया। तो जो भी परेशानी थी उनको सॉल्व कर दो, बस समस्या खत्म। उसके बाद तीसरा क्या, आर्थिक बदलाव, मतलब पहले गरीबी थी तो वहां पर इसको बदल दिया गया। उद्योगों, बैंकों और परिवहन पर सरकार का नियंत्रण स्थापित कर लिया गया, मतलब कि जो बड़े बड़े बिजनेस थे, बैंक थे, परिवहन थे, उन पर सरकार ने खुद नियंत्रण किया, और जो छोटे बिजनेस थे उनको निजी हाथों में दे दिया। ठीक है, इससे समाजवादी अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी, मतलब कि समाजवादी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। उसके बाद राजनीतिक प्रभाव, रूस दुनिया का पहला साम्यवादी देश बना जिसने पूंजीवाद का विरोध एक नई राह दिखाई, मतलब कि अ, पूंजीवाद का जो विरोध करना था उसकी एक नया रास्ता दिखाया। क्या, कौन सा रास्ता था, साम्यवादी शासन का। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे पांचवा, इसका जो प्रभाव है विश्व पर प्रभाव, मतलब पूरी दुनिया पर रूस की क्रांति का कैसे प्रभाव पड़ा। एशिया, अफ्रीका, यूरोप के कई देशों में स्वतंत्रता आंदोलन और साम्यवादी विचारधारा को प्रेरणा मिली। मतलब कि एशिया हो, यूरोप हो या फिर अफ्रीका हो, इन देशों में जो गुलामी गुलाम वाले देश थे, या फिर किसी भी तरीके से प्रताड़ित देश थे, मतलब कि ऐसे देश जहाँ पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता था, उन लोगों को एक प्रेरणा मिल गया कि भाई इस तरीके से हम लोग स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ सकते हैं। इस प्रकार रूसी क्रांति ने रूस
में नई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था स्थापित कर और पूरे विश्व के इतिहास को प्रभावित किया। अब भरेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। कार्ल मार्क्स की जीवनी लिखना है, मतलब कि कार्ल मार्क्स के जीवन के बारे में लिखना है। उसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कब मरा, कैसे मरा और कौन-कौन सा काम किया, उसी चीज़ को लिखना है। तो देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म होता है 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ। उन्होंने वो क्या किया? दर्शन, इतिहास और राजनीति का गहन अध्ययन किया। वे समाज में फैली असमानता और शोषण के से बहुत चिंतित थे। मतलब कि समाज में जो असमानता थी, मतलब कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे, कुछ लोग बहुत गरीब थे, कुछ लोग ऐसे थे जो कुछ गरीबों को बहुत गंदे नज़र से या फिर नीचे नज़र से देखते थे। तो ये असमानता और शोषण गरीबों का शोषण अमीर वर्ग के द्वारा किया जाता था। इसको लेके कार्ल मार्क्स बहुत ज़्यादा चिंता में थे। उन्होंने फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ मिलकर के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के साथ प्रकाश करके लोगों को ये आकर्षित किया कि पूंजीपति वर्गों या फिर पूंजीवाद के खिलाफ लड़ो। तो मार्क्स के अनुसार समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। पूंजीपति वर्ग मजदूरों का शोषण करता है, मजदूर वर्ग को संगठित होकर के क्रांति करनी चाहिए। पूंजीपति पूंजीवाद को समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने निजी संपत्ति और का अंत और उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण का सिद्धांत दिया। मतलब कि निजी संपत्ति का अंत कर दिया और उत्पादन के साधन जितने भी थे उन पर क्या किया? समाज का नियंत्रण का सिद्धांत दिया। मार्क्स ने रूस सहित पूरे विश्व के समाजवादी आंदोलन को क्रांतिकारियों को प्रभावित किया। उनका निधन हो गया 1883 ईस्वी में लंदन में होता है। बस इसी चीज को लिखना है। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यूटोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करिए। मतलब कि यूटोपियन की जो समाजवादी यूटोप जो समाजवादी थे उनके विचार क्या थे उसके बारे में लिखना है या फिर बताना है। देखिए यूटोपियन समाजवादी 19वीं शताब्दी के आरंभ में उभरा। मतलब कि कब सबसे ज्यादा ये उभरा? तो 19वीं शताब्दी में। ठीक है। इसके समर्थक समाज में समानता, न्याय और सहयोग स्थापित करना चाहता था। मतलब कि समाज में समानता हो, न्याय हो और सहयोग की भावना हो, स्थापित करना चाहते थे। इनके प्रमुख विचारक सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन और चार्ल्स फूरियर थे। और इसके कौन-कौन से विचार थे यहाँ पे देखिए। सबसे पहले इन लोगों के यूटोपियन समाजवादियों के कौन-कौन से विचार थे। देखिए निजी संपत्ति का विरोध करना, मतलब कि उनका मान्यता ये था कि निजी संपत्ति असमानता और शोषण को जन्म देता है। इसीलिए निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाए। इसकी जगह पर क्या लेके आए? समाजवादी या समाज का ये हो नियंत्रण हो ऐसी सुविधा लेके आ जाए। दूसरा क्या था? समानता का सिद्धांत, मतलब सभी को काम करने और जीवन जीने का समान अधिकार दिया जाना चाहिए। तीसरा है सहकारी समाज, मतलब समाज को आपसी सहयोग और साझेदारी पर आधारित होनी चाहिए। और श्रमिक कल्याण, मतलब मजदूरों की दशा सुधारना पड़ेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा देने पर जोर दिया जाना चाहिए। शांति और भाईचारा वे क्रांति के बजाय सुधारों और नैतिकता के आधार पर समाज को बदलना चाहते थे। तो इन्हीं का लिख दिया आप, बहुत है, 5 तो चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यूरोपियन समाजवाद ने बाद में मार्क्सवाद और समाजवादी विचारधारा के विकास की नींव रखी। मतलब कि इन लोगों ने ही बाद में मार्क्सवाद और समाजवादी विचारधारा का नींव रखा था। तो आई होप आप लोग सभी बताए गए क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।